Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the saving, what is the saving function, saving schedule, saving curve, and the determinants of saving. What is the saving? Saving is that part of income which is left after spending on goods and services, and that is S is equal to Y minus C. Y is income, C is consumption, S is saving. What is the saving function? Saving function is a function that shows direct relationship between income level and the saving. इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से सेविंग कम हो जाती है। इन टू सेक्टर इकोनॉमी हमने कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी स्मॉल वाई, या हमने कहा था इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी वाई। और इन थ्री एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी स्मॉल वाई डी, या हम इसको लिख सकते थे ए प्लस बी वाई डी। इन टू सेक्टर इकोनॉमी द सेविंग फंक्शन इज, ये सी नॉट था ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड सी स्मॉल था इंड्यूस्ड कंजम्पशन, या जिसको हमने कहा कि एमपीसी है, ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सी नॉट या ए जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एंड दैट इज द कंजम्पशन which is spent, which is done even the income is zero. ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो कि इनकम अगर जीरो हो तो उस पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपने जीरो इनकम पर कुछ एक्सपेंडिचर किए तो उस वक्त सेविंग फंक्शन की पोजीशन क्या होती है? सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई, यानी जो आपने जीरो इनकम में खर्चा किया वो इधर आ जाना है। मसलन अगर कंजम्पशन फंक्शन हो 100 प्लस 0.5 वाई, तो एक्चुअली व्हाट इज द सेविंग फंक्शन इन टू सेक्टर इकोनॉमी? ये होगा -100 प्लस, ये वो प्रपोर्शन है जो इनकम के चेंज होने पर आपने कंज्यूम किया, तो रिमेनिंग प्रपोर्शन आपने सेव किया। यानी अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, इस तरह से आता है। तो इन शॉर्ट हम सेविंग फंक्शन को टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे लिख सकते हैं? तो इट इज इक्वल टू एस इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। अब जैसे मैंने कहा कि माइनस ए क्या है, इसको आप माइनस एस नॉट भी लिख सकते हैं, और वन माइनस बी क्या है, ये स्मॉल एस वाई भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और ये वन माइनस बी क्या है एक्चुअली, वो जो हमने पढ़ा था सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो ये जो ए है यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि ये वो कंजम्पशन थी जो कि आपने जीरो इनकम पे की, तो सेविंग में वो डिस सेविंग है, और इसका रिमेनिंग प्रोपोर्शन जो है वो सेविंग फंक्शन का पार्ट है। तो व्हाट इज द माइनस एस नॉट? इट इज द डिस सेविंग। ठीक है। और डिस सेविंग क्या होगी कि जीरो इनकम पर जो आपने खर्च किया था वो एक्चुअली आपने अब वापस करना है। और स्मॉल एस क्या है? ये इंड्यूस्ड सेविंग है, या आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन है, या आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि जो स्मॉल एस है एक्चुअली चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई है, तो इसको एम पी एस बी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? नाउ व्हाट इज, अच्छा, थ्री सेक्टर में क्या होगा? हमने जैसे कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था y की जगह वाई डी आ जाता है, तो वाई डी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू वाई माइनस टी, यानी इनकम माइनस टैक्स कर दें तो वो क्या आ जाएगा? वो बन जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। फिर टर्म्स रिलेटेड टू सेविंग फंक्शन क्या है? एक है एपीएस। तो एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस इज इक्वल टू एस ओवर वाई, यानी
इनकम का वो प्रपोर्शन जो आप सेव करते हो। सपोज अगर आपने, आपकी इनकम जो है वो 1000 है और उसमें 500 आपने सेव किया, तो इसका मतलब है आपने 50% जो है वो सेव किया। तो जो एपीएस है दैट इज इक्वल टू एस ओवर वाई। अगर इस फार्मूला में हमारे पास दो चीज़ें हों तो हम तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन अगर एस और वाई हमारे पास हो, हमें कहा गया एपीएस कैलकुलेट करें, कर सकते हैं। अगर हमें कहा गया हो कि एपीएस गिवन हो और वाई गिवन हो, तो आपसे कहा गया हो कि सेविंग कितनी होगी, तो वो भी आप बता सकते हो इस फार्मूले को यूज करके। फिर इसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? दैट इज चेंज इन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई। कि अगर आपकी इनकम में चेंज आती है और उसका कितना प्रपोर्शन आप सेव करते हो, दैट इज द एमपीएस। मसलन आपकी इनकम में चेंज आई है 1000 की और उसका आप 300 सेव कर रहे हो, तो एमपीएस जो है वो आपके पास आ गया 0.3। इसका मतलब 30% आपने एडिशनल इनकम का सेव किया। तो ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसी तरह से हमने अगर सेविंग का कोई टेबल बनाना हो, स्केजुअल बनाना हो, तो वो भी बना सकते हैं। सपोज ये हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन में हमने टेबल यूज़ की थी वो इस तरह से थी, और वो उसको हमने इस एक जो फंक्शन है उससे इस टेबल को बिल्ड किया था। वो था 100 प्लस 0.5 y, और हमने डिफरेंट y लेके c निकाला था। तो अगर सी गिवन हो एक्चुअली, तो हमने एस कैसे निकालेंगे? एस इज द वाई माइनस सी। यानी वाई में से अगर सी माइनस करते जाएं, मसलन ये वाई 0 है, ये सी 100 है, तो आपने वाई माइनस किया तो ये -100 आ गया, ये क्या आ गया? -50 आ गया, ये 0 आ गया, ये 50, देन 100, देन 150। तो इस तरह से आपके पास एस आ जाता है। एपीएस क्या होगा? एपीएस इज क्या होता है? दैट इज एस ओवर वाई, यानी एस को वाई से डिवाइड करते जाए। एक और भी है कि एपीएस जो है, एपीसी और एपीएस का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास पहले से एपीसी हो, तो हम एपीएस जो है वो 1 में से माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये एपीएस हो जाएगा 1 माइनस एपीसी। जो पीछे हमने एक कंजम्पशन फंक्शन में टेबल बनाया था, तो उससे अगर आपने इसको डिराइव करना हो तो आप कर सकते हैं। 1 में से एपीएस सी माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एपीएस। इसी तरह एमपीसी जो है और एमपीएस का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास एमपीसी या एमपीएस हो, तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 1 में से माइनस करके। याद रहे कि जो एमपीसी की तरह जो एमपीएस की वैल्यू भी, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। फिर इस अगर हमने टेबल पूरी बना ली, तो टेबल से ये जैसे टेबल बन गई, हमने इससे एपीसी फाइंड कर लिया। एपीएस कैसे फाइंड किया? एपीएस हमने किया एस ओवर वाई करके, और एमपीएस कैसे किया? डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई करके। या हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इसको 1 माइनस एपीसी करके कर सकते हैं। और इसको कैसे कर सकते हैं? 1 माइनस एम पी सी करके हम एम पी एस को फाइंड कर सकते हैं। अगेन इससे अगर हम देखें, तो ये चेंज इन एस था, ये चेंज इन वाई है। तो इससे हमने, ये 50 का चेंज था, ये 100 का चेंज था, तो 50/100 करके, और फिर 50/100 है, और फिर 50/100 है। तो ये हमारे पास एम पी एस आता गया। तो अगर कोई फंक्शन गिवन हो, तो मसलन जैसे ये अगर गिवन हो, ये अगर सेविंग फंक्शन हो, तो ये वाला जो कोफिशिएंट होता है y के साथ, ये हमारा एम पी एस होता है। तो गिवन फंक्शन में हम कैलकुलेशन के बगैर भी ये बता सकते हैं कि इसमें एम पी एस क्या है।
इसको अगर हम प्लॉट करें तो प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करने के लिए अगेन इस एक्सेस पे हमने y लिया, इस एक्सेस पे हमने s लिया। अब इसके लिए जैसे कंजम्पशन फंक्शन में हमने कहा था कि आपने एक हेल्पिंग लाइन बनानी है, तो यहाँ पे हेल्पिंग लाइन ज़रूरी नहीं है। हेल्पिंग लाइन के बगैर भी आप ग्राफ बना सकते हो। ये हेल्पिंग लाइन थी या इनकम लाइन थी, ये वाई था, ये सी था, और फिर हमने सी इस तरह का बनाया था। तो यहाँ पर जो जरूरी नहीं है कि दोनों एक्सेस पे आप सेम जो है वो स्केल लें। तो हमने इस तरफ y ले लिया और x एक्सेस पे, और y एक्सेस पे हमने s ले लिया। इसको प्लॉट किया, तो प्लॉट करते जैसे ये 0 पे -100 था, ये आ गया। 100 पे -50 था, ये आ गया। और 200 पे 0 था, ये आ गया। और 300 पे 50 था, तो ये आ गया। और 400 पे 100 था, तो ये पॉइंट आ गया। और 500 पे 150 था, तो ये पॉइंट आ गया। इसको हमने मिलाया तो ये एक सेविंग का ग्राफ बन गया। तो सेविंग ग्राफ क्या शो करता है? इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। ये वो एरिया था जिसमें सेविंग माइनस में थी। जब सेविंग माइनस में हो तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव सेविंग। इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग कहते हैं। नेगेटिव और डिस सेविंग, कि जीरो इनकम पे जो आप खर्चा कर रहे हैं वो आपने वापस करने हैं। यहाँ पर जो इनकम लेवल था वो 200 था और सेविंग क्या थी? वो जीरो थी। इस एरिया में सेविंग इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम इसका एपीएस देखें तो यहाँ पे एपीएस क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू जीरो। इस एरिया में क्या होगा? एपीएस ये माइनस में होगा। और इस एरिया में एपीएस क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ इसकी इंसाइट्स थी जो कि हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है इसका कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग क्या होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग वो फैक्टर हैं जिससे सेविंग इफेक्ट होती है। जैसे मैंने पहले भी एक दिन बताया था, अगर यहाँ पे सेविंग फंक्शन आ जाता तो फिर हमने इनकम को डिस्कस नहीं करना था। इसका मतलब था वो फैक्टर जिससे सेविंग कर्व शिफ्ट होता है। अब चूंकि सेविंग है तो हम इसको दो हिस्सों में डिस्कस कर सकते हैं। एक है इनकम लेवल, और दूसरा है जो आपके नॉन इनकम फैक्टर्स हैं। इनकम लेवल से ग्राफ में मूवमेंट होगी। अगर ये सेविंग कर्व है तो इनकम बढ़ने पे ये आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, कम होने पर कम हो जाएगी, लेकिन मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। और जो नॉन इनकम फैक्टर हैं उससे ग्राफ क्या होगा? शिफ्ट होगा। नॉन इनकम से शिफ्टिंग होती है, और जो इनकम से क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे लेवल ऑफ इनकम है, तो इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ती है, और इनकम के कम होने से सेविंग कम होती है, लेकिन मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, इससे शिफ्टिंग नहीं होगी। फिर क्या है? नेट वेल्थ। अगर आपकी नेट वेल्थ कम होना शुरू हो जाए, ये एक मतलब लॉजिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको लगे जी कि आपके एसेट आहिस्ता 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 कम होते जा रहे हैं, तो फिर आप इस बात पे तवज्जो दोगे कि सेविंग ज्यादा करें। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। फिर इसी तरह से इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये जो फैक्टर है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। वो इस तरह से कि जो हम बैंक में पैसा रखते हैं वो हमारी सेविंग होती है, और जो बैंक से किसी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो कंफ्यूजन इस वक्त होती है जब हम ये समझ लें कि जो बैंक में हमने पैसा रखा है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो जो बैंक में रखते हैं वो सेविंग होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से सेविंग बढ़ जाती है। आप ज्यादा पैसा विलिंग होते हो बैंक में रखने के लिए।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से सेविंग लेवल भी कम हो जाता है। तो ये एक अहम फैक्टर है जिसका कहीं ना कहीं कोई एक्सप्लेनेशन करनी पड़ जाती है, तो उस वक्त कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है जी के ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, कि अगर आपके सेविंग इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मतलब सेविंग सेंटर होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, बैंक्स होंगे, तो क्या आपका ओवरऑल सेविंग लेवल इकोनॉमी में बढ़ेगा या कम होगा? तो यकीनन वो बढ़ेगा। और अगर आपके ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस कम होंगे तो सेविंग लेवल भी कम होगा। फिर है सब्जेक्टिव एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। वो ये होते हैं कि कोई ये आपके बिहेवियर को शो करते हैं कि सपोज अगर आपको कोई मोटिवेशन है सेविंग की, मसलन आपको लग रहा है कि आपको स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, उसके लिए आप सेविंग कर रहे हैं। आपने कोई और बिजनेस करना है, उसके लिए आप सेविंग कर रहे हैं। आपने कहीं हज के लिए जाना है तो आप सेविंग कर रहे हो। आपने कहीं बाहर विजिट के लिए जाना है तो उसके लिए सेविंग कर रहे हो। तो ये अगर मोटिवेशन हो उसके पीछे तो सेविंग बढ़ जाएगी, और मोटिवेशन ना हो तो सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर है जी लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व। जैसे मैंने कहा था कि कंजम्पशन कर्व किस तरह का बनता है। कंजम्पशन कर्व जो है वो ये ऐसे बनता है, ये कंजम्पशन कर्व है। इसका ये पॉइंट जो है ये सी नॉट या ए होता है, जो ये शो करता है कि जीरो इनकम पर आप क्या खर्च कर रहे हैं। ये आपका एक्चुअली इनकम लाइन है। और सेविंग का ग्राफ क्या बनता है, सेविंग का ग्राफ इधर वाई है, इधर सेविंग है। और सेविंग का ग्राफ इस तरह से बनता है, उसमें ये वाला एरिया बताता है कि आप जीरो इनकम पर डिस सेविंग कर रहे हो। और इसमें ये इधर वाई है और वर्टिकल एक्सिस पे सी है। इन दो ग्राफ का लिंक क्या है, इसको हम इस ग्राफ में देख लेते हैं कि क्या लिंक है। ये जनाब, तो ये ऊपर वाला जो है कंजम्पशन कर्व है और नीचे वाला जो है सेविंग कर्व है। आप देखें जो क्रॉसिंग पॉइंट है इस पे सी और वाई इक्वल होता है। जब सी और वाई इक्वल होगा तो एस क्या होगा, एस इज इक्वल टू जीरो होगा। एस क्या है, एस इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे एपीएस एपीसी जो है वो वन है, तो यहाँ पे एपीएस क्या होगा, ये जीरो होगा, क्योंकि हम कहते हैं सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू वन। फिर इस एरिया में अगर ऊपर वाले ग्राफ में देखें तो सी जो है वो लेसर देन वाई है। अगर सी लेसर देन वाई होगा तो इसका मतलब है कुछ हिस्सा आप सेव कर रहे हो, तो सेविंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और एपीएस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इस एरिया में अगर आप देखो तो आपकी जो कंजम्पशन क्या है, वो आपकी ग्रेटर देन वाई है। अगर कंजम्पशन ग्रेटर देन वाई होगा तो जो सेविंग है वो लेसर देन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक लिंक है दोनों ग्राफ का। तो मसलन ये पता होना चाहिए कि जब ये क्रॉसिंग पॉइंट पे होगा तो ये एक्स एक्सिस को पास कर रहा होता है। कभी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में इस तरह की चीज भी पूछी जा सकती है। और ये पता होना चाहिए कि जब कंजम्पशन जो है वो आपकी लेसर देन वाई होगी तो सेविंग पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी तो सेविंग इज पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। ये हमारा जनाब आज का लेक्चर था, और जिसमें हमने सेविंग को, सेविंग स्केजुअल को, ग्राफ को डिस्कस किया और डिटर्मिनेंट्स को भी डिस्कस किया जो कि सेविंग पे अफेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।